एक्सरसाइज 13.3 का पहला सवाल है। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए। ये बेज प्रमेय का प्रश्न नहीं है। यदि बेज प्रमेय का प्रश्न होता तो इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी जैसी कोई बात दी गई होती कि पहली बार में लाल गेंद निकली है और दूसरी बार में काली गेंद, इसकी प्रायिकता दे दे और कहे कि पहली बार में काली गेंद निकली है, दूसरी बार में लाल गेंद। इस तरह की कोई रिवर्स बात, एक कोई जो दिया हुआ होता है प्रायिकता, उसका व्युत्क्रम पूछता है। देखिए इसमें प्रश्न में है क्या, ये टोटल संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रश्न है। देखिए मान लीजिए एक कलश है, इसमें 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, रेड और ब्लैक। तो कह रहे एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती तथा कलश से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? देखिए 2 स्थितियां बनेंगी। पहली बार जो गेंद निकाली गई है उसका पता नहीं है कि आप क्या निकालते हैं, रेड वाली की ब्लैक वाली। जो भी निकालते हैं उसका रंग नोट कर लीजिए, फिर उस गेंद को कलश में रख दीजिए। और यही नहीं, जो पहली बार आपने नोट किया कि ब्लैक निकला है तो ब्लैक की 2 गेंद और रख के तब फिर से एक गेंद निकाली। और अगर आपने पहली बार में लाल गेंद निकाले थे तो लाल गेंद को नोट कर लीजिए और फिर 2 लाल गेंद रखिए और तब फिर से एक गेंद निकाले। लेकिन दूसरी बार जो गेंद निकले उसका कंफर्मेशन है कि वो लाल ही होनी चाहिए, रेड होनी। पहली बार का नहीं पता। देखिए पहली बार में 2 स्थितियां हो सकती। हो सकता है कि निकाली गई गेंद लाल रही हो, तो जब लाल गेंद निकली हो पहली बार तब इसमें लाल की 2 गेंदें रख दी जाएंगी, 7 हो जाएंगी और 5 ब्लैक रहेगी। अब इसमें से एक लाल गेंद फिर निकालना। या हो सकता है कि पहली बार में ब्लैक गेंद निकाले हो कलश से, तो आप ब्लैक का कलर नोट करके अब की बार ब्लैक की 2 गेंदें इसमें डाल दी जाएंगी, तो रेड रह जाएंगी 5 और की ब्लैक हो जाएंगी 7 और फिर से एक लाल निकालना। दूसरी बार में ये लाल ही गेंद निकालना। लेकिन फर्स्ट बार में कलश से आपके पास 2 चांस है, 2 स्थितियां। या तो हो सकता है पहली बार में रेड निकले, हो सकता है पहली बार में ब्लैक निकले। देखिए यहाँ 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि पहली बार में लाल गेंद निकाली जाती है। पहली बार में लाल गेंद निकाली जाती है और दूसरी बार में लाल गेंद निकाली जाती है। एक स्थिति ये है। और दूसरी स्थिति है कि पहली बार में काली गेंद, पहली बार के लिए 2 संभावना। पहली बार में काली गेंद निकाली जाती है और दूसरी बार में लाल। दूसरी बार तो हर बार आपको लाल ही निकालना। दूसरी बार में लाल गेंद निकाली जाती है। देखिए इस बात की प्रायिकता कि पहली बार में निकाली गई गेंद लाल है
और दूसरी बार में लाल, प्रायिकता क्या हो जाएगी? पहली बार में देखिए अभी ये कलश है, थैला है कोई, इसमें से लाल गेंद निकालना हो, इस बात की प्रायिकता है। तो 5 लाल गेंद हैं और टोटल देखा जाए तो बैग में 10 हो जाए, इसलिए लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 5/10। इसके साथ साथ ये क्रिया भी होनी है। अब पहली बार में कौन सी गेंद निकली है, लाल निकली हो चाहे काली, और फिर दूसरी बार में लाल, तो पहली बार की गेंद निकालने की प्रायिकता का दूसरी बार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये स्वतंत्र क्रिया है। तो ये पहली बार में लाल गेंद निकली है, इसकी प्रायिकता हो गई 5/10, और दूसरी बार में अब लाल। लेकिन अब देखिए दूसरी बार में ये कलश की स्थिति हो जाएगी, लाल निकला था तो 2 और लाल रख दिए, तब फिर निकालने चले 1 लाल। तो अब टोटल लाल वाली हो गई 7 और कलश में टोटल हो गई 12, इसलिए दूसरी बार में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो गई 7/12। तो ये हो गया 7/24। और इसी तरह इसकी प्रायिकता अगर हम लोग निकालें तो पहली बार में काली गेंद, ये पहले ऐसे कलश रखा है तो काली 5 है और टोटल 10, इसलिए काली गेंद निकलने की प्रायिकता 5/10। और दूसरी बार में लाल, अब दूसरी बार के लिए देखिए ब्लैक निकला था तो ब्लैक की 2 और रख दिए, 7 हो गए। अब फिर से इस स्थिति में एक गेंद निकालनी हो और वो भी लाल निकले, तो लाल है 5 और टोटल है 12, इसलिए हो गया 5/12। तो ये फिर से हो गया 5/24। अब देखिए अगर इनको हम अलग अलग घटना माने, केस फर्स्ट को एक घटना माने और केस सेकंड को एक घटना माने, तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। ये वाली घटना हो जाएगी तो फिर ये घटना नहीं होगी, या ये घटना हो जाए तो ये घटना नहीं होगी। जब 2-3 दी गई घटनाओं में से एक के घटित होने पर अन्य के घटित होने की कोई संभावना ना हो तो वो अपवर्जी होती है। अब ये स्थिति भी हो गई तो दूसरी बार में लाल गेंद निकल गई, ये स्थिति हो गई तो भी दूसरी बार में लाल गेंद निकल गई। तो यह हो गया तो इसके होने का चांस नहीं, ये हो गया तो इसके होने का चांस, तो ये अपवर्जी हो गई। इसलिए दूसरी बार में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता अपवर्जी के लिए हम लोग जोड़ते हैं। दूसरी बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 7/24 धन 5/24 बराबर 12/24। सरल कर दे तो 1/2। अगला प्रश्न है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छया चुना गया है और यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है? अब देखिए ये बेज थ्योरम का प्रश्न है, जहाँ कहीं हमें 2 घटनाएं एक जैसी हो और एक घटना उससे भिन्न हो, वो बेज प्रमेय हो जाता है। या ऐसे पहचान लेते हम लोग जहाँ कहीं रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हो, वहाँ हमें बेज थ्योरम लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छया चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला। वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है, छात्रावास में रहने वाला है, इस बात की प्रायिकता चाहिए जबकि ए ग्रेड मिला है। और इधर ए ग्रेड मिला है और छात्रावास में रहता है, ए ग्रेड मिला है छात्रावास में नहीं रहता है, इस बात की प्रायिकता दी गई। तो जो एक जैसी घटनाएं होती हैं उनको हम लोग E1 E2 इस तरह से मानते हैं, जो भिन्न घटना होती उसे E मान लेते हैं या ए मान। तो एक देखिए एक जैसी घटना है कि छात्रावास में रहने वाले और छात्रावास में नहीं रहने वाले, तो हम लोग लिखेंगे कि माना छात्रावास में रहने वाले
छात्रावास में रहने वाले छात्रों से एक छात्र चुनने की घटना, एक छात्र चुनने की घटना इवन छात्रावास में नहीं रहने वाले, छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों से एक छात्र चुनने की घटना E2 तथा ए ग्रेड प्राप्त करने की घटना E है। तो अब देखिए 60% छात्रावास में रहते हैं, इसलिए छात्रावास में रहने वाले घटना की जो प्रायिकता हो गई वो हो गई 60.6 और छात्रावास में नहीं रहने वालों की इसलिए 40% होने का इसकी प्रायिकता 40/100, ये हो गया 0.4। देखिए यहाँ लिखा है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया, माने ए ग्रेड मिलने की घटना हो चुकी है। ए ग्रेड के लिए ई लिखे हैं, ए ग्रेड मिलने की घटना हो चुकी है माने घटना ई हो चुकी है, जबकि वो छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहने वाली घटना हो चुकी है। ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता चाहिए, जबकि छात्रावास में रहने की घटना हो चुकी है, वो है 30%। इसी तरह ए ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड मिलने की घटना अर्थात घटना ई हो चुकी है, जबकि वो छात्रावास में नहीं रहता, माने छात्रावास में नहीं रहने की घटना हो चुकी। ए ग्रेड मिलने वाले घटना की प्रायिकता चाहिए, जबकि छात्रावास में नहीं रहता है, इस बात की प्रायिकता है 20%, माने 20/100 दशमलव। यहाँ लिखा गया कि एक छात्र को यादृच्छया चुना गया और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला। अब देखिए ए ग्रेड मिलने की घटना हो चुकी है और प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला, तो छात्रावास में रहने वाली की घटना है E1। तो अगर छात्रावास में रहने वाले की प्रायिकता चाहिए अर्थात घटना E1 की प्रायिकता चाहिए, कब चाहिए? जब ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिलने की घटना हो चुकी है, ए ग्रेड मिलने की घटना है ई, घटना ई हो चुकी हो तब छात्रावास में रहने वाले घटना की प्रायिकता चाहिए। तो ये बेज प्रमेय से लिखेंगे हम। बेज प्रमेय का फार्मूला लिखने को याद रखने के लिए दो तरीका है, या तो यहाँ हम लिखते हैं कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी लागू होती, यहाँ E1/E है तो यहाँ आएगा E/E1, तो यहाँ हो जाएगा PE1, यही जो अपान में होता है यही यहाँ होता है। या दूसरा तरीका ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ जो शुरू होता है ऊपर अंश में वही पहले लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ A हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहाँ B हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ अंश वाले का अगर प्रोबेबिलिटी लिख दिए तो ये E1 अब यहाँ अपान में आना चाहिए, E/E1। अपान में भी ऐसे होगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। और भी घटनाएं होती, तीसरी भी होती, तो यहाँ लिखते PE3 इंटू PE/E3। तो PE1 हो गया 0.6, PE/E1 हो गया 0.3, यहाँ भी ऐसे लिखा जाएगा 0.6 गुणे 0.3, PE2 है 0.4, PE/E2 0, तो ये आएगा 0.18 बटे ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 0.08, तो 0.26। दशमलव हटाएंगे तो 18/26,
2 9 18 और ये 13, 9/13 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। तो देखिए बेज थ्योरम का प्रश्न है ये। एक तरह के 2 घटनाएं 3 घटनाएं दी हों और कोई एक अदर तरह की घटना दी हो तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये बेज थ्योरम है। या रिवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो जो पूछी गई बात होती है वो दी गई बात का व्युत्क्रम होता है, तो भी हम पहचान लेते हैं कि यह दिया है इसका उल्टा पूछ रहा है, इसलिए ये बेज थ्योरम का प्रश्न। अब देखिए एक जैसी घटनाओं को E1 E2 E3 E4 ऐसे मानते चले, भिन्न तरह की घटना को E या A मान। तो एक तरह की घटना ये है, यहाँ प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। तो ये उत्तर एक जानना की घटना हो गई, एक अनुमान लगाना। तो माना उत्तर जानने की घटना E1, उत्तर जानने की घटना E1, अनुमान लगाने की घटना E2, अनुमान लगाने की घटना E2 तथा क्या पूछ रहा है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है तो उसने सही उत्तर दिया है। तो एक उत्तर का जानना है, एक सही उत्तर का देना है। तो ई वाली घटना जो होगी वो मान लेते हैं सही उत्तर देने की, तथा सही उत्तर देने की घटना ई है। अब देखिए उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, ये पहली घटना, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने वाली घटना है E2, इसलिए E2 की प्रायिकता हो गई 1/4। अच्छा देखिए ये क्या दिया है 1/4। फिर मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4, अनुमान लगाना हो चुका है तब सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने की घटना है ई, तो सही उत्तर देने की प्रायिकता माने ई की प्रायिकता। और कब कौन सी घटना हो चुकी है, अनुमान लगाने की, अनुमान लगाने पर माने ये काम हो चुका है। अनुमान लगाने के लिए हम लोग E2 माने, तो अनुमान लगाने की घटना हो चुकी हो तब सही उत्तर देने की प्रायिकता E2 हो चुका हो तो E की प्रायिकता ये दिया है 1/4। एक बात यहाँ प्रश्न में नहीं दिया है जो हमको आपको स्वयं से जान लेना है कि जैसे ये दिया है कि अनुमान लगाने की घटना हो चुकी हो तब सही उत्तर देने की प्रायिकता, ऐसे सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि उत्तर जानता है वो E1 घटना हो चुकी है, सही उत्तर जानता है तब सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो ये 100% होगा, सही उत्तर जानता भी है और सही उत्तर दे भी रहा। तो सही उत्तर जानने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता ये 100% होगी, कोई इसमें संभावना बात नहीं होगी, 1 है। तो यहाँ पूछा है कि यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है, ई वाली घटना हो चुकी है, तब हमें प्रायिकता चाहिए कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, उत्तर जानने की घटना E1 है, इसी की प्रायिकता चाहिए।
सही उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता निकालो, जबकि ज्ञात क्या है, हो क्या चुका है, सही उत्तर दिया। तो सही उत्तर देने वाली घटना हो चुकी है, तब उत्तर जानने की घटना की प्रायिकता चाहिए। अब ये E1 है तो E1 से शुरू होगा, यहाँ हो जाएगा PE/E1। अपान में इसी तरह होगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। वैल्यू रख देंगे PE1 3/4, E/E1 1/3/4 गुणे 1 धन 1/4 गुणे PE/E2 1/4। ऊपर आ जाएगा 3/4 बटे में 3/4 धन 1/16 3/4 बटे ये हो गया 12/16 एक ये 13/16। उलट के मल्टीप्लाई कर दे 3/4 गुणे 16/13 तो आ जाएगा 12/13। अगला प्रश्न है, किसी रोगी के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी कि व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि यादृच्छया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। देखिए, जांच होती है, जांच रिपोर्ट में 2 तरह का है। यहाँ जांच हो रही, टेस्ट हो रहा। तो जब हम जांचेंगे तो 2 तरह की संभावनाएं होंगी। हो सकता है कि व्यक्ति रोगी हो या हो सकता है कि स्वस्थ हो। तो जो एक तरह की घटनाएं हैं वो है रोगी होना और स्वस्थ होना, और दूसरे तरह की घटना देखिए यहाँ लिखा है, उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यादृच्छया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। तो एक हो गया रोगी का होना, एक हो गया स्वस्थ होना, और तीसरी घटना जो अन्य तरह की है वो है जांच में बताना कि रोगी। तो माना प्रश्न को, इसको कई बार पढ़ने की जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उलझे हुए वाक्य। जब आप इसको कई बार पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगा। तो माना व्यक्ति के रोगी होने की घटना E1 रोगी ना होने माने स्वस्थ की घटना E2 तथा जांच में रोगी निकलने की घटना या जांच में रोगी बताने की घटना E है। अब देखिए कौन सा क्या दिया है, ये आप कई बार पढ़ेंगे तब पता चलेगा। किसी रोगी के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब हम जांच करते हैं तो 99% स्थितियों में सही जांच निकलती है, रोगी को रोगी बताता है। 100 लोगों को बुलाया गया, 100 के 100 रोगी हैं, लेकिन हम जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि जांच रिपोर्ट में 100 में से 99 ही बताता है रिपोर्ट कि हाँ ये रोगी है। जांच करने पर 99% रोगी मिलते हैं। ये जो 99% स्थिति है ये क्या है? जांच होने पर रोगी मिलने की घटना। जांच हो जाए तब रोगी मिले, जांच होने की घटना हो चुकी हो तब रोगी मिले। तो देखिए हम अगर घटना E1 की प्रायिकता लिखें, E1 की,
इवन है क्या, व्यक्ति के रोगी होने की घटना। तो आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ ला के लिखा है, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, जिनको बुलाया गया उसमें 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। यहाँ जांच वाली कोई बात ही नहीं, रोगी का होना पूरे में से 0.1% है। तो रोगी होने की घटना इवन है, इवन की प्रायिकता हो गई 0.1%। 0.1% माने 0.1/100। अच्छा, अगर रोगी होने की घटना 0.1% है तो रोगी ना होने की घटना की प्रायिकता, या कहे कि स्वस्थ होने वाले में कितने लोग होंगे। अगर 0.1% रोगी हो गए तो स्वस्थ होने वाले कितने हो जाएंगे, 99.1%। तो रोगी ना होने की प्रायिकता 0.1 घटा दीजिए 100 में से, 99.9% लोग रोगी नहीं है माने स्वस्थ है, 99.9/100। अब देखिए, जांच हुई और जांच में यहाँ लिखा है 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान रिपोर्ट गलत देता है। निदान रिपोर्ट गलत देने का मतलब क्या हुआ कि यदि जांच वाली घटना हो चुके तो वो उसे रोगी ना बता करके स्वस्थ बता देता है, रोगी ना बता करके स्वस्थ बता देता है। तो ये जांच में स्वस्थ, जांच में बताया जाता है कि उसे यह रोग है, और यहाँ लिखा है कि 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, गलत रिपोर्ट मिलती है। इसकी प्रायिकता है 0.5%। यानी कि ये व्यक्ति रोगी नहीं है, ये वाली घटना हो चुकी है, निदान गलत रिपोर्ट देता है माने व्यक्ति स्वस्थ है, ये बात हो चुकी है, E2 वाली घटना हो चुकी है, व्यक्ति है स्वस्थ लेकिन जांच में मिलता है रोगी। जांच में रोगी मिलने की घटना की प्रायिकता जबकि वह व्यक्ति स्वस्थ है, जांच में रोगी मिलने की घटना की प्रायिकता जबकि रिपोर्ट गलत आती है। गलत आने का मतलब व्यक्ति रोगी नहीं था, स्वस्थ था। यह है 0.5% माने 0.5/100। तो जांच में मिला वह रोगी जबकि था स्वस्थ। इसी तरह से जांच में मिला रोगी जबकि रिपोर्ट में भी आया रोगी। तो यही है 99% स्थिति ऐसी है जो असरदार है। असरदार होने का मतलब वो पहले से रोगी है और जांच में भी रोगी निकलता है। तो पहले से रोगी होने की घटना है और जांच में भी रोगी मिलता है, इस बात की प्रायिकता। जांच में रोगी मिलता है इस बात की प्रायिकता जबकि वह रोगी था। यही असरदार रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट है 99%। 99%। तो जांच में रोगी मिलता है जबकि वो हकीकत में रोगी था। यहाँ जांच में रोगी मिलता है जबकि वो हकीकत में रोगी नहीं था, गलत वाली रिपोर्ट में। जांच में रोगी मिलता है जबकि वह स्वस्थ था, ये था 0.5। जांच में रोगी मिलता है जबकि वो पहले से रोगी था, रोगी होने की घटना हो चुकी हो तब जांच में रोगी मिले, ये दिया है। और हम लोगों को क्या पूछ रहा है, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है और तब उस व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता, तो क्या प्रायिकता है कि यादृच्छया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता चाहिए, रोगी होने की प्रायिकता चाहिए, ईवन की प्रायिकता चाहिए, क्योंकि रोगी होने की घटना ही रोगी होने की प्रायिकता चाहिए जबकि जांच में भी वो रोगी बताया गया है। जांच में यह बताया गया कि वो रोगी।
जांच में रोगी हो गया है, ये घटना हो चुकी है, तब उसके रोगी होने की प्रायिकता चाहिए। रोगी होने की प्रायिकता माने ईवन की चाहिए, जबकि जांच में रोगी हो, ये चाहिए। तो अब ये बराबर हो गया P(E1) गुणे PE/E1। लिखना आप सीख चुके हैं कि कैसे लिखते। अगर आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या प्रायिकता दी गई है, क्या पूछ रहा है, तो फिर फार्मूला लगा के एक लाइन में आप ला सकते हैं आंसर। तो ये हो गया P(E1) माने 0.1/100, PE/E1 ये हो गया 99/100, अपान में हो जाएगा 0.1/100 गुणे 99/100 प्लस PE2 ये हो गया 99.9/100 गुणे PE/E2 0.5/100। ये सरल कर देंगे तो ये आएगा 0.1/100 गुणे 99/100। ये आप सरल करेंगे तो आएगा 9.9/10,000। और बटे में भी ऐसे हो गया 9.9/10,000 धन 99.9 गुणे 0.5, 99.9 गुणे 0.5 कर दीजिए ये आप, तो 49.95 आएगा और बटे 10,000। तो ये हो गया 9.9/10,000 बटे 9.9 और 49.95, ये दोनों जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 59.85। तो ये उलट करके कट जाएगा। 2 अंक दशमलव नीचे है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये आ गया इतना। 5 से इसे काट देते हैं जब, तो ये आ जाएगा 5 51 5 5 9 45 5 8 40 198 आएगा। और नीचे सरल करेंगे 5 1 5 5 1 5 4 ये 48 5 9 45 3 535। तो फिर इसे आप जब काट देंगे 9 से कट रहा, 9 दूना 18 9 दूना 18, ये हो गया 9 1 9 9 3 27, ये आ गया 22/133। और एक प्रश्न ये है 3 सिक्के दिए गए, एक सिक्के के दोनों ओर चित है, हेड है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है। अभिनत माने बायस्ड, जो फिजिक्स में पढ़े हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्सिंग। और तीसरा अनअभिनत है, या आपकी किताब में लिखा है अनभितन। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया, सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो देखिए यहाँ जो एक तरह की घटना है वो है 3 जो है सिक्के हैं, तो 2 चित्त वाला सिक्का होने की घटना E1 माना 2 चित्त नहीं बल्कि खाली चित्त लिखते, हेड। 2 चित्त वाला सिक्का होने की घटना E1। अभिनत सिक्का होने की घटना E2। अभिनत सिक्का होने की घटना E2 तथा अनभितन लिखा है आपकी बुक में, अनबायस्ड है, वो बायस्ड है, ये अनभितन सिक्का होने की घटना E3 है। और ऊपर की ओर उन्हें उछाला गया है तो ऊपर की ओर चित्त आने की घटना, ये देखिए लिखा है यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित्त वाले। तो अन्य तरह की घटना यही है कि उछालने पर चित्त आए। ऊपर की ओर चित्त आने की घटना ई ले ले चाहे ए ले ले। तो देखिए चाहे जो भी सिक्का उछाला जाएगा, पहला सिक्का उछालो चाहे दूसरा चाहे तीसरा, 3 सिक्के हैं तो 3 में से एक आपको उछालना है। तो
तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, E1 की प्रायिकता आप निकालें चाहे E2 की चाहे E3 की, ये 1/3 आएगा। और देखिए ऊपर की ओर चित आए जबकि पहला सिक्का उछाला गया 2 चित वाला, तो ये 100% होगा, एक आएगा। जब दोनों ओर चित है आप उछालेंगे तो चित आना ही आना है, उसमें पॉसिबिलिटी वाली कोई बात नहीं। तो ये ऊपर की ओर चित आया कब, जबकि कौन सी घटना हो गई, पहला वाला सिक्का उछाला गया, घटना E1 हुई, 2 चित वाला घटना हो चुका हो तब ऊपर की ओर चित आने की प्रायिकता। ऐसे ऊपर की ओर चित आने की प्रायिकता जबकि दूसरी घटना हो चुकी, बायस्ड वाला, उसके लिए लिखे 75% संभावना, 75/100, 25×3=75, 25×4=100। ऊपर की ओर चित आए जबकि तीसरी घटना अनभितन वाला, अनबायस्ड, ये तो 1/2 आता है, चाहे हेड आएगा चाहे चित। और हमें यहाँ निकालना है सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का, दोनों चित वाले सिक्के की प्रायिकता, माने घटना E1 की प्रायिकता जबकि चित आ चुका है, घटना E हो चुका, तो E1 की प्रायिकता से ये लिखा जाएगा P(E1) गुणे PE/E1 बटे P(E1) गुणे, अब की 3 घटना है, PE/E1, PE2 गुणे PE/E2 प्लस PE3 गुणे PE/E3। सबकी वैल्यू रख देंगे, PE1 हो चाहे PE2 हो, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1 बटे में 1/3 गुणे 1 धन 1/3 गुणे PE/E2 3/4, PE3 फिर 1/3 और PE/E3 हो गया 1/2, ये ऊपर हो गया 1/3 बटे में 1/3 धन 1/4 धन 1/6, 1/3 और इसे सरल करिए 12 LCM होगा, 3×4 12, 4×3 12, 4×3 7, 2 9 बटे 12, 1/3 गुणे 12/9, तो ये आ जाएगा 4/9। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में करें।